आगे सर, अच्छा अच्छा, सही है। अब देखो ना, ये हमें इस गैस को कंफर्मेशन में कन्वर्ट करना है ना, कि हमारे पास जो हम सोच रहे हैं कि हम शायद ये कहें कि बबल सॉल्ट बेहतर है, तो ये जो गैस कर रहे हैं हम, बबल सॉल्ट, इंसर्शन सॉल्ट और सिलेक्शन सॉल्ट, ठीक है। तो एक तो हमें ज़ाहिर आगे के कोर्स थोड़े से एक दो लेक्चर के बाद इन तीनों को पढ़ना भी है, कि हम इन तीनों को भी पढ़ेंगे कैसे काम करता है। ये एक एप्लीकेशन है, ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। मैं कई दफ़ा वाइवा लिया तो लोग कहते हैं कि बबल सॉर्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है। बबल सॉर्ट डेटा स्ट्रक्चर थोड़ी है। डेटा स्ट्रक्चर तो वो तो जहाँ डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन ऐसा स्टोर करो कि वो एफिशिएंट वे में जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई हो जाए उसके ऊपर। तो ये जो बबल सॉर्ट है ये एप्लीकेशन है, ये किसी डेटा स्ट्रक्चर में रखे हुए डेटा पे अप्लाई होगा। समझ रहे हो ना, मेरा ख्याल क्लियर होगा तुम लोगों को। तो इसी तरह insertion sort, selection sort, these are not data structure, these are the algorithm, and we are going to apply these algorithm, these application on specific data which is resided in data structure, ठीक है, जो कि बेसिकली रखा हुआ है, बैठा हुआ है कहाँ पे, एक डेटा स्ट्रक्चर है। मैं ये कह रहा था कि हमें बताना है कि इन तीनों में बेहतर कौन सा है, इन तीनों में बेहतर कौन सा है ये हमें नहीं पता। तो अब ये बात तो पहले पता हो कि बेहतर कैसे किस है, एल्गोरिथम में बेहतर किसको कहा जाता है, कौन सी चीज़ एल्गोरिथम में बेहतर के मायने में आती है। तो एल्गोरिथम में जो बेहतर का वर्ड है भाई, वो ये है कि एल्गोरिथम की रनिंग टाइम और एल्गोरिथम की मेमोरी, ठीक है। एल्गोरिथम की रनिंग टाइम और एल्गोरिथम की जो है वो मेमोरी, ये दोनों चीज़ें जो है वो बेसिकली बेहतर होनी चाहिए। यानी रनिंग टाइम का मतलब है कि उसको कितना टाइम लगता है उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कितना टाइम लगेगा वो एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करे, और कितनी मेमोरी वो इस्तेमाल करेगा, मेमोरी का इस्तेमाल कितना करेगा, यानी जब वो एल्गोरिथम लिखा जाएगा तो मेमोरी कितनी इसकी यूजेज होगी, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब बात ये हो रही है कि हमारा हमारा ऐसा फोकस जो है वो रनिंग टाइम पे है। रनिंग टाइम क्या होता है जी भाई? रनिंग टाइम ये होता है कि आपने एक एल्गोरिथम लिखा, उसकी कुछ लाइनें हैं, वो लाइनें रीड करेगा, डेफिनेटली रीड करेगा, इसको भी रीड करेगा, इसको भी रीड करेगा, और इसके बाद एक और एल्गोरिथम है, उसमें भी लाइनें हैं, उसको भी रीड करेगा, उसमें बहुत सारी लाइनें हैं। अब ये दोनों एल्गोरिथम जो हैं वो सेम काम कर रहे हैं, जो मकसद इस वाले एल्गोरिथम का था वही मकसद इस वाले एल्गोरिथम का है। ये दोनों एल्गोरिथम जो है वो सेम है, दोनों एल्गोरिथम का मकसद जो है वो सेम है। लेकिन अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो कौन ज्यादा टाइम लेगा? रनिंग टाइम का मतलब है चलते वक्त टाइम किसका ज्यादा लगेगा? तो आप कहेंगे यकीनन इसमें लाइनें ज्यादा लिखी हुई तो ज्यादा टाइम लेगा, ये कम लाइनें लिखी हुई तो कम टाइम लेगा। तो रनिंग टाइम जो है वो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो बेहतर कौन सा होगा? जिसका रनिंग टाइम कम हो, ये लेस की न्यूट्रेशन यानी डिक्रीज हो रहा, जिसका रनिंग टाइम कम हो वो बेहतर होगा, ठीक है। जो रनिंग टाइम कम होगा वो बेसिकली बेहतर होगा। इसी तरह से ये एल्गोरिथम आपने लिखा, मेमोरी में
हर एल्गोरिथम मेमोरी में जगह लेता है, यानी उसके वेरिएबल्स, उसकी दूसरी चीजें। तो अगर ये वाला एल्गोरिथम मेमोरी में कम जगह ले रहा है और ये एल्गोरिथम मेमोरी में ज्यादा जगह ले रहा है, तो यकीनन ये वाला एल्गोरिथम बेहतर होगा। और इवन कि जिसका रनिंग टाइम ज्यादा, मतलब ये परसेप्शन ना कह देना, ये परसेप्शन ना लगाना कि जिसका एल्गो बड़ा यानी रनिंग टाइम ज्यादा होगा तो उसकी मेमोरी भी ज्यादा होगी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन कम हो और इसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो। समटाइम ऐसा, यानी इसका रनिंग टाइम तो अच्छा है लेकिन मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, और इसका रनिंग टाइम तो खराब है लेकिन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यानी मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है बहुत कम है। तो जिसका मेमोरी यूटिलाइजेशन कम होगा वो मेमोरी के लिहाज से अच्छा होगा। तो ऐसा होता है कि अगर आप एक चीज अचीव करने जाएं तो दूसरी चीज अचीव नहीं कर रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर रनिंग टाइम अच्छा बना लें तो हो सकता है मेमोरी जो है वो अच्छी ना हो उसकी, यानी वो ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज कर रहा हो। और अगर मेमोरी को एफिशिएंट बना लें तो हो सकता है कि रनिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों बेहतर हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि इस वक्त हमारी करंट जरूरत क्या है। यानी हो सकता है कि आपके पास मेमोरी का कोई इशू ही ना हो, आपका जितनी मेमोरी इस्तेमाल, लेकिन एग्जीक्यूशन फास्ट होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो आप कहेंगे ठीक है हम ऐसा एल्गोरिथम लिखेंगे जिसमें मेमोरी की तो केयर नहीं करेंगे लेकिन उसका एग्जीक्यूशन यानी रनिंग टाइम फास्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रेजेंट लगा दीजिएगा सागर सब, कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगा। तो ये हमारे साथ जो है वो ये हम देखना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था सागर, यानी स्टार्ट अगर हम कर लेंगे तो हमें बाद में समझ नहीं आएगा, अगली क्लास तक जाएगा ये। चलो अल्लाह अल्लाह आसानी करेगा, तो लाइट चलेगी तो कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो ये दो चीजें, तो मैं जो कह रहा था ना कि इन एल्गोरिथम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन एल्गोरिथम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें बताना है कि इनमें से बेहतर कौन होगा। इनमें से बेहतर वो होगा, अब सुनना, जिनकी रनिंग टाइम बेहतर हो, रनिंग टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम, और जिसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन कम हो, यानी जिसकी रनिंग टाइम कम हो और जिसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन कम हो, वो एल्गोरिथम बेहतर होगा। चलो जब तक डेटा चल रहा है चलाओ, अगर तुम बंद करना तो बंद कर दो, सब ठीक है। साजिद साहब की लाइट चलेगी, दुआ करें आ जाए जल्दी। अच्छा जी, दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि इन तीनों में अच्छा एल्गोरिथम कौन होगा। तो आप बोलेंगे भाई आपको, हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं समझाने वाली बात दोबारा बोलूँगा, तुम्हारी वाली बात दोबारा बोलूँगा। तुम्हारे लिए दुआ की थी कि अल्लाह में लाइट जल्दी आ जाए, और जब तक डेटा यूज कर सकते हो कर लो, और जब नहीं कर सकते तो मजबूरी है। और अगर ये समझाने वाली बात है, ठीक है, समझाने वाली बात मैं तो बोल ही रहा हूँ, दोबारा से शुरू से बोल रहा हूँ। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन तीनों में बेहतर कौन होगा। तो आप फौरन सवाल करेंगे मेमोरी के लिहाज से, रनिंग टाइम के लिहाज से। पहला सवाल होगा, वो कहेगा रनिंग टाइम के लिहाज से। रनिंग टाइम के लिहाज से बेहतर वो होगा जिसका रनिंग टाइम कम हो, तीनों में से, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है। और कोई कहे मेमोरी के लिहाज से, तो आप कहेंगे कि जो मेमोरी को कम यूटिलाइज करेगा वो बेहतर होगा। तो आप कहेंगे अच्छा ये कैसे पता चलेगा, तो आपको एल्गोरिथम चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हम पहले जो है वो रनिंग टाइम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। इसकी हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, तो एक दो वर्ड नए भी आएंगे, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं एल्गोरिथम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। अब देखो इसने कितना अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, कंप्यूटर रिसोर्सेज, यानी एग्जीक्यूशन, रनिंग टाइम प्रोसेस को इस्तेमाल करता है, और मेमोरी जो है वो रैम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं बेसिकली। दोबारा पढ़ रहा हूँ, एल्गोरिथम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज दैट द एल्गोरिथम रिक्वायर्ड। एल्गोरिथम को जो रिक्वायर्ड होता है, फर्स्ट इज कॉल्ड रनिंग टाइम, सेकंड इज कॉल्ड मेमोरी। एल्गोरिथम जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है वो ये दो हैं, एक प्रोसेसर को इस्तेमाल करता है जो रनिंग टाइम के कैटेगरी में आता है, और एक मेमोरी है जो कि जहाँ डेटा स्टोरेज करता है वो। समझ आ रही है बात है। ये दो चीजें इस्तेमाल होती हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि हम इसका एक पहले जेनरिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या है, ठीक है क्या। तो इसको समझाने के लिए हमें कुछ चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, और आप हैरान हो जाएंगे कि हम अपने एल्गोरिथम जो एल्गो हम लिखते हैं उसको मैं मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि हमें इसको समझना जो है वो आसान हो जाए। हम बाजू का स्टूडेंट समझता है कि भाई मैं प्रोग्राम को रन करूं और कंप्यूटर हमें एग्जीक्यूट करने के बाद बता दे वो कितना टाइम लेगा, तो हम कह देंगे कि ये बेहतर है, ये सही बेहतर नहीं।
लेकिन देखो ना, अगर तुमने कंप्यूटर से किया एग्जीक्यूशन तो सम टाइम ऐसा होता है, अगर आपने इसकी हार्डवेयर को अभी पढ़ा नहीं है, कोड वगैरह से पढ़ेंगे तो बहुत सारे वक्त में ऐसा होता है कि कंप्यूटर को जो है वो, जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं तो जरूरी नहीं कि दो प्रोग्राम अगर हम एक ही कंप्यूटर को दें, दो डिफरेंट प्रोग्राम, इवन कि मैं सेम साइज का, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस को हमें बिल्कुल इन डेप्थ हर चीज पता हो। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसके अंदर कोई 8-10 लाइनें लिखी हुई है, ये दूसरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें भी 8-10 लाइनें लिखी हुई हैं, समझ में आई बात है। अब हम इन दोनों को जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो हो सकता है कि जब पहले प्रोग्राम को हम भेजें तो वो एक स्पेसिफिक टाइम लेगा। टाइम इसलिए लेता है कि जिस वक्त हम इसको भेजेंगे उस वक्त ये और भी बहुत सारे टास्क कर रहा होगा कंप्यूटर, बहुत सारे टास्क की जिम्मेदारी में होते हैं, तो इसकी बारी आने में कितनी देर लगेगी ये हमें नहीं पता। और जब हमने इसको भेजा तो उस वक्त हो सकता है कंप्यूटर कोई काम ना करे तो उसकी बारी फौरी आ जाए। तो इसलिए इन दोनों को कंप्यूटर के थ्रू हम कंपैरिजन नहीं करते ये कंप्यूटर, बल्कि मैथमेटिक्स के थ्रू कंपैरिजन करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। और मैथमेटिक्स के थ्रू इस तरह कंपैरिजन करते हैं कि हमें बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल मिल जाए जिससे हम बता सकें कि ये इतना टाइम लेगा और ये इतना टाइम लेगा एग्जीक्यूशन। तो वो बेसिकली हमें पढ़ना है, इंस्टेड ऑफ के हम ये पढ़ें कि कंप्यूटर कितना टाइम लेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक वक्त में कई जॉब कर रहा होता है। तो जो प्रोग्राम आप देते हैं जरूरी नहीं कि उसकी बारी फौरन आ जाए, वो तो वेट करे क्यू के अंदर, और वेट करने का टाइम हमें पता ही नहीं चल रहा हो। तो प्रोग्राम की लाइनें सेम है लेकिन एक ज्यादा टाइम ले रहा है एक कम टाइम ले रहा है, तो अजीब सी बात हो जाएगी। तो इसलिए हम मैथमेटिकल मॉडल से इसको कंपेयर करते हैं। तो कहता ये है कि मैथमेटिकल मॉडल से करने के लिए, मैं आपको ये सारी स्लाइड जो हमें जरूरत नहीं इसको मैं स्किप करूँ, तो सारी थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको इससे पहले कुछ बातें बताता हूँ। देखो हम यहाँ पर देखते ये हैं कि हमने पहले ये पढ़ा है अपनी मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास मैथमेटिक्स में ये समझने की बात है भाई, बहुत ज़्यादा टेक्निकल। अगर कोई लीनियर फंक्शन लिखा हुआ, मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एन, एन से लिख लेता हूँ, विच इज इक्वल टू, ठीक है, और लिखा हुआ 2n+1, और आप लोग मैथमेटिक्स में इसको लिखते रहे यूँ, अभी भी ये मैथमेटिक्स में लिखा हुआ ऊपर वाला भी, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x+1, चाहिए। ये मैंने दोनों एक जैसी इक्वेशन डिफरेंट वेरिएबल के साथ लिखी। इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ एक्स कहलाता है इसको नॉर्मली हम लोग वाई भी कहते हैं, समटाइम वाई इज इक्वल टू, समटाइम ये वाई भी कहलाता है, ठीक हो गया। तो हम इसको वाई भी कह सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एन 2n+1 या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2x+1, ये यूँ लिखा हुआ है। मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका ग्राफ बनाओ तो उससे भी पहले पूछूं कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, तो आप कहोगे ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर समझते हो ना, जिसके वेरिएबल पे कोई पावर 1 हो तो वो लीनियर कहलाती है। तो कहेंगे ये एक लीनियर इक्वेशन है, चाहे ऊपर वाले की बात करूं चाहे नीचे वाले की बात करूं, लीनियर, ठीक। और अगर मैं कोई दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे इक्वेशन लिख दी मैंने एफ ऑफ एन विच इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एन विच इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे 3n स्क्वायर, स्क्वायर के लिए कैप लगा रहा हूँ, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 4, इसको इसका मतलब यूँ लिखना चाह रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3n, ठीक, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4, दोनों एक ही बात है लेकिन वेरिएबल चेंज है बस। ओहो, यहाँ पे x आना चाहिए था ना, ये x होगा भाई, अगर x ले रहे हैं तो x होगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि ये इक्वेशन लीनियर है, तो ये इक्वेशन कौन सी है भाई, ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन जो है, इन इक्वेशंस को हम कहते हैं, जी सर क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स है उसकी हायर पावर स्क्वायर है। तो जिन इक्वेशंस में वेरिएबल की हायर पावर लीनियर हो, 1 हो, वो लीनियर होती है, जिनकी 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होती है। अब अगली बात, ये सब बातें पता है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आपको सबको पता होंगी। अगली बात ये है कि जब मैं किसी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये 2n+1 है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे n होगा और वर्टिकल लाइन पे f ऑफ n होगा, या दूसरे लफ्जों में y होगा। ये समझ में आता है सबको?
ये देखो मैथमेटिक्स किसी चीज को ब्लाइंड नहीं छोड़ती। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वर्टिकल होता है। तो ये y हो जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि आप n रखेंगे तो y इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब n इंडिपेंडेंट है, जो भी n रखोगे उसके अगेंस्ट में वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो भी n रखोगे उसके अगेंस्ट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो n इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जैसे आप लिखते हो ना x, y, तो ये x पहले लिखने की वजह ये है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये y लिखने बाद में लिखने की वजह क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है। कोऑर्डिनेट में पहला वाला इंडिपेंडेंट, दूसरा वाला डिपेंडेंट, और ग्राफ में हॉरिजॉन्टल वाला इंडिपेंडेंट और वर्टिकल वाला डिपेंडेंट। ये मैथमेटिक्स का रूल है। ये कोई हम एल्गोरिथम के रूल नहीं पढ़ रहे, अभी मैथमेटिक्स शुरू कर दी हमने थोड़ी सी। अब अगर मैं इस लीनियर लाइन को ड्रॉ करूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात, तो कोई बताएगा कि लीनियर लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? वेट कर रहा हूँ। लीनियर लाइन का ग्राफ कैसा बनता है? कर्व होता है, स्ट्रेट होता है, क्या होता है? जी वेट कर रहा हूँ। स्ट्रेट होता है, फैज ने कहा स्ट्रेट लाइन होता है, साकिन ने, और लोग भी पार्टिसिपेट करें, फैसल मलिक, मुस्तफ़ा हुसैन, अहमद हुसैन, फैसल, तो फारिया फैसल, मोहम्मद फैज, रेयान, फैज ने भाई बताया, जी 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 जी, सैयद फायक, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, कोई मसला नहीं, गलत बोलने से कोई मसला थोड़ी होगा। स्ट्रेट होगा, वेरी गुड। अच्छा चलो, ये बात तय हो गई कि अगर हम एक लीनियर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट होगा। मिसाल 2n+1 को ड्रॉ कर रहे हैं, 2n+1 में लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाली आ जाएगी इस तरह से। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी मर्जी से एक जनरल लाइन बना दी, ठीक है, ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। अच्छा, हमें ये बात मालूम है कि आपने इंटर में ये बात पढ़ी थी कि 2n+1 का मतलब ये है कि एक लाइन जिसको हम प्रेजेंट करते हैं वो होती है mx+c की फॉर्मेट में या b की फॉर्मेट में, mx+c या b की फॉर्मेट में, आपने जो भी पढ़ा होगा। x वेरिएबल होता है, m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है, याद आ गया? ये हमने अपनी सेकेंडरी की मैथ्स में पढ़ी और भी जगह पढ़ा होगा कि m इज अ स्लोप एंड c इज अ y इंटरसेप्ट। यानी स्लोप तो मुराद है इसकी ढलान कितना है, और जब ये y से कट करेगा तो जिस जगह पे ये कट करेगा वो 1 होगा, ठीक है। फॉर्मूला है ये, बिल्कुल सही बात। फॉर्मूला क्या, फॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो mx+c, m का मतलब स्लोप और c का मतलब y इंटरसेप्ट। इस वक्त यहाँ पे इसका स्लोप 2 है और वो ये 1 है, ये जो है वो क्या है, 1 है। अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, मिसाल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ मैं कि f ऑफ n विच इज इक्वल टू, मैं एक और लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो है यहाँ पे मिसाल के तौर पे 2n+5, ठीक है, ये लिखता हूँ। ये जब मैं लिखूंगा यहाँ पे 2n+5, तो इस लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क आएगा भाई, मुझे बता सकोगे? इस लाइन और इस लाइन में क्या फर्क होगा? दोनों लाइनों में फर्क ये होगा कि दोनों का स्लोप सेम है। जब स्लोप सेम होता है तो लाइनें पैरेलल होती हैं, स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम होगा तो स्ट्रेट भी होंगी, स्लोप भी सेम होगा। लेकिन फर्क ये होगा कि लाइन थोड़ा ऊपर चली जाएगी, यानी ये जो चीज 5 है ये बता रही है कि लाइन थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, लेकिन लाइन पैरेलल होगी। यानी अगर ये 1 पे कट कर रहा है यहाँ पे, ये 1 पे कट कर रहा है यहाँ पे, ये 1 पे कट कर रहा है, तो अब आपकी लाइन जो है वो 5 पे कट करेगी, ठीक है। 5 का मतलब हो गया कि इस जगह पे कहीं कट करेगी, लेकिन लाइनें पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आ गया सर पॉइंट सब कट, बिल्कुल सही है, सही है ना, ये 5 पे कट हो जाएगा, लाइनें बिल्कुल सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये बेसिकली इसके लाइन को ऊपर नीचे करने के लिए, यानी ट्यून करने के लिए इस्तेमाल होता है कि लाइन को ऊपर बनाया गया या नीचे बनाया गया। देखो लाइनें सेम पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है, जिस तरह का शक्ल इसकी उसी तरह की शक्ल इसकी है, दोनों की शक्लें सेम है, लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी ऊपर है और ये वाली लाइन थोड़ी नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास 5 और 4 है, ये इंटरसेप्ट है, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल होती है कि कितना ऊपर होगा और कितना नीचे होगा, एम्पलीट्यूड कैसा है इसका। एम्पलीट्यूड समझ गए ना, ऊपर होगा या नीचे होगा।
अब अगर मैं ये लाइन यही रखूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे यूं लिखूं, अगर मैं यहाँ पे यूं लिखूं एफ ऑफ एन विच इज इक्वल टू, ठीक है, 3n+1, यूं लिख देता हूँ, ठीक है, 3n+1, ये जगह इसकी यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 3n+1। तो अब तुम क्या समझते हो कि लाइन कैसी होनी चाहिए? अब मैंने क्या किया इसको कि पिछली लाइन जैसा ही लिखा है मैंने, जैसी लाइन पीछे वैसे ही लिखी है, ये वाले की तरह। इसका भी एम्पलीट्यूड यानी इसका भी वाई इंटरसेप्ट 1 है, इसका भी वाई इंटरसेप्ट, लेकिन इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप जो है वो कम है। अब लाइन कट तो यहीं से होगी, इसी जगह से होगी, यानी अब दोनों का, लेकिन लाइन पैरेलल नहीं होगी, उसका स्लोप ज्यादा है तो उसका एंगल ज्यादा होगा, थोड़ा सा ये इस तरह से ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, इस तरह से, और ये जो लाइन है ये थोड़ा इस तरह ग्रो करेगी। समझ में आ रही बात है? इन्हें उसको कलर चेंज कर दूं, अगर मैं ब्लू से कर देता हूँ, तो ये लाइन जो है कुछ इस तरह से ग्रो करेगी क्योंकि इसका स्लोप बड़ा है और इसका स्लोप कम है, तो ये लाइन जो इस तरह ग्रो करेगी। मेरा ख्याल ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। मैं सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूं हो जाएगा, लाइनों का कटिंग पॉइंट सेम होगा क्योंकि लाइनों का दोनों का वाई इंटरसेप्ट सेम है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो है अगर सेम जगह से कट हो रही हो तो एक की ग्रोथ ज्यादा हो और दूसरे की ग्रोथ कम। ग्रोथ किसे कहते हैं? आगे बढ़ते हुए लाइन का ऊपर की तरफ जाना, ग्रोथ। तो एक की ग्रोथ कम हो, कम ग्रोथ से आगे बढ़ रही हो, और एक ज्यादा ग्रोथ से आगे बढ़ रही हो, ये डिपेंड करता है इसके स्लोप के ऊपर। ये किस पे डिपेंड करता है? इसके स्लोप पे। अब समझ में आ रही बात? ये मेरे ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी। हमने दो चीजें पिक कर ली कि अगर दो लाइनों का स्लोप सेम हो, यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि इसका स्लोप भी 2 था, इसका स्लोप भी 2 था, लेकिन इंटरसेप्ट चेंज हो तो दोनों की ग्रोथ सेम होती है, सिर्फ एक दूसरे से एम्पलीट्यूड में फर्क आता है। देखो इस लाइन की ग्रोथ, इसको मैं ग्रीन से भी कर देता हूँ, इसको भी चेंज कर देता हूँ, यानी ये जो लाइन थी, इस लाइन की ग्रोथ और नीचे वाली लाइन की ग्रोथ जो रेड से बनाई हुई है मैंने, इनकी ग्रोथ सेम है, ये ग्रोथ में बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ाते जाओगे ग्रोथ सेम रहेगी दोनों की, लेकिन ये अपने वाई इंटरसेप्ट की वजह से एक ही दफा ऊपर चला गया था और ये ऊपर ही रहेगा और सेम फासले पर रहेगा हमेशा। तो हम कहेंगे दोनों की ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ सेम इसलिए कि दोनों का स्लोप सेम है, सही है ना। लेकिन अगर स्लोप चेंज हो और कांस्टेंट सेम हो, यानी ये वाई इंटरसेप्ट, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम होगा, लेकिन दोनों की ग्रोथ चेंज होगी। दोनों की ग्रोथ क्या होगी? चेंज होगी। यानी क्या मतलब होगा कि ये जिसका स्लोप ज्यादा है वो ग्रोथ में ऊपर चला जाएगा और जिसकी ग्रोथ कम है वो ग्रोथ में नीचे रहेगा। अब समझ में आ रही है ना बात? तो इसका मतलब है एक लाइन के अंदर जब हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अभी मैं इसको किस जगह लेके आऊंगा, मतलब इसको, इस बात को मैं कंप्यूटर के एल्गो से मैप करूंगा, तो इसलिए आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है, तो हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर हम देखें कि इसकी ग्रोथ ज्यादा है, इसकी ग्रोथ कम है, जो दूसरा वाला है इसकी ग्रोथ कम है, ठीक है, और जैसे जैसे तुम यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे यानी वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, तो ये इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और यानी वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाली वैल्यू 5 है, गौर सुनना, अगर ये वैल्यू 5 है तो 5 पे ये जो है यहाँ पे आंसर दे रहा है और ये जो है वो यहाँ आंसर दे रहा है, वाई की वैल्यू इसकी ये है। और अगर ये 10 है तो ये जो है वो यहाँ पे आंसर दे रहा है और ये जो है यहाँ पे आंसर दे रहा है। यानी जो जिसकी ग्रोथ ज्यादा है वो हमेशा ज्यादा ग्रोथ रखेगा, समझ आई बात? और जिसमें कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे ये 5 है, तो ये हर दफा अपनी वैल्यू दूसरी वाले से 5 ही ज्यादा होगा। जैसे 5 है ना और वो 1 है, तो अगर हम इसको देखेंगे ना, इसको इसको, तो इसका डिफरेंस हमेशा 5 का ही आएगा, हमेशा 5 का आएगा इन दोनों का, 4 का, यानी डिफरेंस 4 का, तो 4 का डिफरेंस आएगा। जो वैल्यू इससे कैलकुलेट होगी और जो वैल्यू इससे कैलकुलेट होगी, इनमें हर दफा किसी भी पॉइंट पे 4 का ही डिफरेंस आएगा इन दोनों, जब जब ग्रोथ सेम हो तो, एम्पलीट्यूड फर्क हो। लेकिन जब ग्रोथ चेंज हो जाती है तो फिर डिफरेंस भी अकॉर्डिंगली जो है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके दरमियान डिफरेंस भी बढ़ता जाता है। और हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है, वैल्यू भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर में हमेशा वैल्यू जो चेंज होती रहेगी। और ये वाला दोनों सेम जगह पे है ना, ब्लू और रेड, इस तरह बताओ, ब्लू और रेड का इनिशियल पॉइंट सेम है
ग्रीन का जो इनिशियल पॉइंट है वो डिफरेंट है अपने इस वाले पॉइंट होने की वजह से। ठीक है, अब मैं इस वाली लाइन को मिटा रहा हूँ, दूसरी बात बताने की वजह से नई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, नया डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बस मैं 2-4 मिनट की और क्लास लेता हूँ, फिर आपको ऑफ कर देता हूँ, आप भी थकते होगे। अच्छा जी, सॉरी सर, ब्लू लाइन क्या कहलाती है? ब्लू लाइन, ब्लू लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, रेड लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम जगह पे है, यानी वाई इंटरसेप्ट सेम जगह पे है, लेकिन ब्लू लाइन की ग्रोथ ज्यादा है स्लोप ज्यादा होने की वजह से। ये देखो ये 3 था, स्लोप ज्यादा होने की वजह से ग्रोथ ज्यादा है, और रेड लाइन की स्लोप कम होने की वजह से ग्रोथ कम है। ग्रोथ समझ गए ना, आगे जैसे जैसे डेटा बढ़ाते जाओगे वैल्यू जो है बढ़ना है की तादाद, समझ आएगा? तो ये फर्क है, और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा एसोसिएट करता हूँ अपने एल्गो से, अगर ये बात समझे, क्योंकि मैं जितनी डिटेल में जाऊंगा ना, इसको तो पूरा लेक्चर है, यानी 2-3 वीक का लेक्चर है जो मैं पढ़ाऊँ, तो इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं कि मैं इसी को पढ़ाता रहूँ। इस वक्त हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला सब है, तो आपको ये बैठने की रहेगी कि आपने इसको लेटेस्ट अगर डिस्क्रीट मैथ में नहीं पढ़ा होगा। ये बातें मैं डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा देता हूँ, जो बातें यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये बातें हम डिस्क्रीट मैथ में पढ़ चुके होते। लोग भूल जाते हैं तो रिवाइज होना आसान हो जाता है, अगर पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो शुरू से पढ़ लें। खैर, मैं इंटरेस्टिंग बात ये करता हूँ कि ये मैं बनाता हूँ ग्राफ, और मैं ये कहता हूँ कि इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो बेसिकली नंबर, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये बेसिकली नंबर ऑफ डेटा को प्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे n से जाहिर करेंगे, और ये वाली लाइन जो है इसको मैं हॉरिजॉन्टल लिख नहीं सकूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। ये वाली लाइन जो है y वाली लाइन, ये जाहिर कर रही है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। सही है, इंस्ट्रक्शन है, कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। अभी ये सामने तो मैं एल्गो भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, उसको भी लेके चलना है मुझे। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जरा इंटरेस्टिंग बात, यानी क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई एल्गो मैंने लिखा, ये एल्गो सामने नजर आया, इसी को हम ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं इसके लिए समझाने के लिए। जो बात अभी मैं कर रहा था उसको अब हम अपने एल्गो से बैक कर रहे हैं। देखो, मैं अगर इस एल्गो को ए से लेकर एन तक चलाता हूँ, ए से लेकर एन तक, ठीक है ना, तो पहले मैं एन की वैल्यू 5 कर देता हूँ, मिसाल है। अगर 1 से लेकर 5 तक चलाऊंगा, यानी 5 दफा चलाऊंगा, तो टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी वो देखना है। तो इस फॉर के अंदर ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये बात समझ लो मेरी। फॉर के अंदर ये लाइन, इस लाइन में 2 काम हो रहे हैं, एक प्लस हो रहा है और एक असाइनमेंट हो रहा है। पहले प्लस होगा और फिर असाइनमेंट होगा, तो 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। समझ आ रही बात है? इसको समटाइम हम एक इंस्ट्रक्शन एक कहते हैं, इसके अंदर ऑपरेशन 2 है। इंस्ट्रक्शन तो एक ही है ये, लेकिन ऑपरेशन 2 है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसको हम 1 ही लिया करेंगे, अभी समझाने के लिए 2 ले रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर मैं फॉर का लूप 5 तक चलाता हूँ, डेटा 5 है, यानी डेटा अगर 5 है, ये 5 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दूसरे कलर से लिख देता हूँ आपको ये नजर आ जाए। अगर डेटा जो है वो 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 10 चलेंगी। मिसाल के तौर पर मैं 10 यहाँ छोटा करके ले लेता हूँ, ये 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 डेटा है तो ये बेसिकली इतनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ये इंस्ट्रक्शन है, अभी हमने इसको माना नहीं कि ये इंस्ट्रक्शन है, और भी बहुत सारी जगह कुछ छुपा हुआ इंस्ट्रक्शन हम बता नहीं रहा, अभी वो मैं समझाऊंगा, अभी आसानी के लिए सब यही समझाया। और अगर इसको मैं 5 की जगह 10 दफा चला लूँ, 5 नहीं चलाता 10 चला रहा हूँ, तो कितनी दफा ये ऑपरेशन रन होगा? 20 दफा। यानी अगर हमारे पास डेटा 10 हो जाए तो जो ऑपरेशन है वो 20 हो जाएगा। तो समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ऑपरेशन जो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 20 हो गया, तो हमने यहाँ 20 पे लिख दिया इसको, समझ लो। और अगर इसी तरह से ये मैं 20 के बजाय 15 कर दूं, तो ऑपरेशन जो वो 30 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 15, तो आपको लग रहा है ना कि डेटा बढ़ रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बढ़ती जा रही है।
15 पे अगर मैं रखता हूँ तो ये गालिबन जो है वो 30 की तरफ चला जाएगा। ये तो एक रफ आइडिया से मैं बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँ तो आप कहेंगे कि देखो भाई लाइन यूं ड्रॉ हो रही है कि मुझे नहीं पता ये 0 से पास होगा नहीं होगा, मैं तो एक जनरल आइडिया से बना रहा हूँ कि ये यहाँ से लेकर यूं ड्रॉ हो जाएगी और इसकी ग्रोथ यूं होनी शुरू हो जाएगी। हमें नहीं पता इसकी इक्वेशन क्या है लेकिन हमने इस एल्गो को देखते हुए एक लाइन बना ली। और लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन। लाइन कैसे बनी? हमने नहीं बनाई लाइन, हमने इसके डेटा से कलेक्ट करके लाइन ड्रॉ कर ली। तो जो चीज बनी वो लाइन बन गई, जो चीज बनी वो क्या बन गई? लाइन बन गई। अगर हम और भी करते तो इसी तरह से ग्रोथ इसकी आगे बढ़नी शुरू हो जाती। हमें नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या हो, वो तो अभी निकाल दूंगा फॉर्मूला क्या हो। फॉर्मूला भी अभी मैं इसका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला भी ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ये बेसिकली इस तरह से। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात भाई देखो, समझने की कोशिश करना। मुझे नहीं पता तुम्हें कितने % समझ में आ रहा है, तुम बोलोगे तो समझ में आएगा मुझे। मैं कहता हूँ कि इस फॉर के अंदर यहाँ से मैं इसको हिट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं चौथी लाइन लिखता हूँ और फॉर के अंदर ही लिखता हूँ, और वो लिखता हूँ कि एक और काम करो, वो ये करो कि temp1 के अंदर temp+1 कर दो। ये दूसरा कोई एल्गोरिथम है, ये ब्लू वाला तो पुराना एल्गोरिथम था, अब हमने एक नया एल्गोरिथम लिख लिया। ठीक हो गया? temp के अंदर temp+1 कर दो। अब जब हम यहाँ पे ये काम करने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए क्या हो रहा होगा? यहाँ पे मैं पुरानी वाली सारी चीजें यहाँ से मिटा देता हूँ, क्लियर आउट करूंगा ना तो वो भी मिट जाएगा ग्राफ, इसको क्लियर आउट नहीं करा। ये मिटा देते हैं। अच्छा भाई, ये मिटा दिया हमने। अब हम बात करते हैं कि अब हमारा एल्गो ये है। हालांकि दोनों का काम थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन हम एल्गो समझ रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये, अगर मैं इसको 5 तक चलाऊं, अब यहाँ पे 5 तक अगर हम इसको चलाएं यहाँ पे, तो 5 तक चलाएंगे तो कितनी एग्जीक्यूशन होंगी? यहाँ पे 2 यहाँ से निकलेंगी और 2 यहाँ से, 4 हो जाएंगी। कितनी एग्जीक्यूशन हो जाएंगी? 4। समझ रहे हो ना? तो 4 एग्जीक्यूशन का मतलब ये हुआ कि 5 तक अगर चलेगा तो टोटल 20 एग्जीक्यूशन होगी। यानी अगर डेटा की तादाद 5 हो, अब मैं लिख रहा हूँ उसको यहाँ पे रेड से, ग्रीन से, कि डेटा की तादाद अगर 5 हो तो अब इस वाले एल्गो में जो ये रन होगा ये 20 दफा रन होगा, तो यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है? 4 कैसे? ऑपरेशन की बात, इंस्ट्रक्शन तो 2 हैं, बिल्कुल सही, कंफ्यूजन बिल्कुल ठीक है तुम्हारी ऐसा। और इंस्ट्रक्शन तो 2 हैं लेकिन ऑपरेशन 4 हैं, एक प्लस का, एक असाइनमेंट का, 2 यहाँ से, एक प्लस का, एक असाइनमेंट का, 2 यहाँ से, 4 होगी। तो 2 इंस्ट्रक्शन है, 4 ऑपरेशन है। तो पहले भी हमने एक इंस्ट्रक्शन में 2 ऑपरेशन लिए थे, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन के लिए 4 ऑपरेशन ले रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन तो जो कि यहाँ पे ये वाली चीज इंस्ट्रक्शन को मेंशन कर रही है, कोई बात नहीं, हम उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेशन को मेंटेन कर लेंगे, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। कोई इससे इशू नहीं है कि इंस्ट्रक्शन क्या है या ऑपरेशन क्या है। ठीक है? अच्छा जी, अब अगर इसको मैं 5 के लिए चला रहा हूँ तो 20 दफा चलेगा ये। तो 20 दफा का मतलब ये हुआ कि 5 डेटा पे 20 का हर्ट जो है यहाँ पे आएगा। और अगर मैं इसको 10 दफा चलाऊं, यहाँ से कट करके ये लाइन ले लेते हैं, ये अगर इसको 10 दफा चलाएं तो ये 40 पे चला जाएगा। यानी 10 का हिस्सा यहाँ पे आ रहा था, 10 का हिस्सा जो है वो यहाँ पे आ रहा था, और 10 अगर डेटा में लेता हूँ तो ये 40 दफा चलेगा। 40 दफा का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा गालिबन कहीं पे 40, क्योंकि ये 30 था, हमें याद है। ठीक है? और अगर 15 दफा चलाऊं तो क्या हो जाएगा? 60 पे चला जाएगा, यानी ये और ऊपर जाके यहाँ आ जाएगा, इधर कहीं गड़बड़ वाली जगह पे आ गई। ठीक है? यहाँ चला जाएगा। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो हमारी ज्वाइनिंग कुछ इस तरह होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम ज्वाइन करें, ये ज्वाइनिंग कुछ इस तरह होगी। जी सर, ये हो जाएगी ज्वाइनिंग। इसकी ज्वाइनिंग यहाँ पे ऐसी। अब दोनों को मैं साथ साथ, एक ग्रीन से एक रेड से, ये पिछला वाला गुरु वाला पिछला एल्गोरिथम है और ये अभी वाला। बताओ किसकी ग्रोथ ज्यादा है? जल्दी से जवाब दो ताकि हम इसको समेट लें। ज्यादा 2 मिनट ऊपर ही चला गया हम लोग। जल्दी से जवाब दो। अपने अनम्यूट कर दिया मैंने, चाहो तो बोल के दे दो, चाहे लिख के दे दो। किसकी ग्रोथ ज्यादा है? सेकंड की। वेरी गुड रेहान साहब, सब लोग बोलेंगे
ग्रीन वाले की। अब ये समझ आ रहा है ग्रोथ। अच्छा अब जुमला सुनना, अगला सवाल सुनो। सही है, तुम लोगों को समझ आ गया। अरे भाई क्या हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल सुनो कि ये तुम लोग आंसर सही है। सेकंड यानी ग्रीन की, कलर से बताया करो, सेकंड वैकेंड नहीं, कलर से, इसीलिए हमने दो कलर। ग्रीन की जो है वो ग्रोथ ज्यादा है। अब दूसरा सवाल, अगर ग्रीन की ग्रोथ ज्यादा है तो रनिंग टाइम किसका ज्यादा होगा? रनिंग टाइम सोच के बताना, ग्रीन का या ब्लू का? फैसल कहते हैं ग्रीन का, अब्दुल रहमान कहते हैं ब्लू का। रनिंग टाइम किसका ज्यादा होगा? ब्लू का, ग्रीन का? अब दो आंसर, अलीना कहती है ग्रीन का, ग्रीन का, मिर्जा कहते हैं ग्रीन का, सागिल कहते हैं ग्रीन का। तो जो ब्लू वाले वो करेक्ट कर लें, सैयद फायक साहब और आप लोग अपने आप को करेक्ट कर लें कि रनिंग टाइम ग्रीन का ज्यादा होगा। बिल्कुल, आप जो मैं इसीलिए कहता हूँ सोचा करो। रनिंग टाइम किसको कह रहे थे हम? रनिंग टाइम हम कह रहे थे कि जिसको एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा वो बेसिकली रनिंग टाइम था ना। तो जिसकी ग्रोथ ज्यादा है। अब सुनो, अब हम इसको जरा अपने एल्गो से मैच करें। तो जब हम डेटा दे रहे हैं तो ग्रीन को ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो, अब जैसे मिसाल 5 डेटा दिया मैंने, तो 5 डेटा दे रहा हूँ तो ब्लू को 10 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने हैं, जबकि ग्रीन को 20 करने हैं। तो किसको ज्यादा करना है? ग्रीन को। अगर मैं 10 डेटा दे रहा हूँ, अगर मैं 10 डेटा दे रहा हूँ तो ब्लू को 20 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है और ग्रीन को 60 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। तो किसको ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है? ग्रीन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रोथ बढ़ रही होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, तो उसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी क्या होंगी? क्योंकि ये किसका ग्राफ है? डेटा करस्पॉन्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। तो जो ऊपर की तरफ होगा उसकी इंस्ट्रक्शन भी ज्यादा होंगी। ठीक है ना? अभी मैं तुम लोग का सवाल नहीं रीड कर रहा, सिर्फ समझाने में लगा हूँ। अभी रीड करता हूँ। इसका मतलब उसकी एग्जीक्यूशन भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, ग्रीन वाले की जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ब्लू वाले। तो इसमें बेहतर एल्गोरिथम कौन सा होगा? अब सवाल चेंज हो गया। अब हमें पूछ रहा हूँ बेहतर एल्गोरिथम कौन सा होगा? जल्दी बताओ, ब्लू या ग्रीन? वेरी गुड फैसल, वेरी गुड वेरी गुड। ब्लू क्यों बेहतर होगा? देखो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर ग्रोथ ज्यादा है, अब मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, सुनना गौर से। ग्रोथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा है तो एल्गोरिथम पुअर है। अगर ग्रोथ कम है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दूसरे से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब वो एल्गोरिथम बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने आपको इक्वेशन बनाना नहीं सिखाई, इक्वेशन बनाना अगली क्लास में सिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको क्या किया, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ग्रोथ समझाया था ना, तो ग्रोथ को मैंने एल्गोरिथम से मैप करा दिया। यानी हमारा मैथमेटिक्स एल्गोरिथम से मैप होता जा रहा है, यानी एल्गोरिथम को हम मैथमेटिकली देखना शुरू कर देंगे थोड़ी देर में। तो हमें कंप्यूटर से एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम बता देंगे कौन बेहतर है। तो हमें तो ये बताना है बेहतर कौन सा है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ रोकता हूँ। ये बात समझ में आ गई कि डेटा और इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जो ग्राफ बनता है उसमें जो ग्रोथ ज्यादा रखता है उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, जिसकी ग्रोथ कम होती है। यानी अगर मैं एक नई लाइन बनाता हूँ, बस आखिरी बात करके खत्म करता हूँ फिर आप लोगों से, ऑरेंज कलर की एक नई लाइन बनाता हूँ, वो है ये एक नई लाइन आ गई। मुझे नहीं पता ये किस एल्गोरिथम का है, ऐसी अपनी मर्जी से बना ली। तो अब तुम लोग बता सकते हो कि सबसे कम ग्रोथ किसकी है? यकीनन नजर आ रहा है ऑरेंज की, है ना? अब ऑरेंज की सबसे कम ग्रोथ है, सबसे इन तीनों में सबसे बेहतर एल्गोरिथम कौन सा होगा? चलो अब ये बता दो। ऑरेंज, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि डेटा मैं दे रहा हूं और वो कम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब है ऑरेंज बेहतर है। सेकंड नंबर पे ब्लू, थर्ड नंबर पे ग्रीन। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा अब अगर ये तीनों, गौर सुनना, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये तीनों अगर एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं मैथमेटिक्स की बात ये बता रहा हूँ, ये बुक में इस तरह लिखी हुई कहीं भी नहीं मिलेंगी तुम्हें। मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि बुक में एज इट इज ऐसा नहीं लिखा हुआ था, तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हो, समझने की बात है। इसका मतलब तीनों का वाई इंटरसेप्ट सेम होगा, यानी जो भी फॉर्मूला आपका बनने जा रहा होगा, समझने की कोशिश करना, जो भी फॉर्मूला बनने जा रहा होगा उसमें जो सी है वो तीनों का सेम होगा, कहीं से भी गुजर रहा है तीनों का सी सेम होगा। समझ में आती बात ये? और तीनों डिपेंड कर रहे हैं वेरिएबल एन के अंदर, क्योंकि हमने डेटा एन का लिया हुआ है। तो चेंज क्या चीज होगी तीनों की? जी भाई, तीनों में चेंज क्या चीज होगी? वेट कर।